हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एनवीएस जेएसए 2025 का जो एग्ज़ाम है 14 से लेके 19 मई के अंदर है होने वाला है। तो उसके अंदर क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के अंदर रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का अगर वेटेज देखें तो वो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर है देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का यहाँ पर सॉल्यूशन कराएंगे। अभी तो हम यहाँ पर कंप्यूटर का देख रहे हैं, धीरे धीरे हम बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उनके भी यहाँ पर सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर एनवीएस जेएसए 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। 9 मार्च 2022 को यहाँ पर दो एग्ज़ाम हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो आज हम शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे 30 क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर देखेंगे। और हम यहाँ पर उनके क्वेश्चंस है और उनके आंसर है, खाली इतना ही नहीं देखेंगे, उनके आंसर्स को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, सारे ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, लॉजिक्स को समझते हुए चलेंगे। तो उससे ये होगा कि आपके जैसे कि आप 30 क्वेश्चन है कंप्लीट कर रहे हो, पर 30 की बजाय है आपके 100 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके लॉजिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। लॉजिक कंप्लीट होने से ये है कि अगर आपको क्वेश्चन है उसके आसपास भी अगर दिखा उसी लॉजिक के आसपास भी, तो भी आप उस क्वेश्चन को है इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर है एक कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कंप्यूटर है वो आपको लॉजिकली सब्जेक्ट है, लॉजिक है इसके अंदर बैठते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि आपको शॉर्टकट कीज है उसके अंदर भी लॉजिक बैठता है, वो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे अंदर वीडियो के अंदर। आपको देखोगे तो आपको पता लगेगा, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। यहाँ पर हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखाएंगे, तो आपको क्या रहेगा कि जो रिमेंबर है वो आपकी मेमोरी के अंदर है, मसल मेमोरी के अंदर है, आसानी से होता है। क्योंकि यहाँ पर वर्ड है, थ्योरी है, वो इंसान को थोड़ा कम याद रहती है, और वहीं पर पिक्चर फॉर्मेट में अगर उसको समझाया जाए तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर उसके माइंड के अंदर है वो रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हम यहाँ पर लेक्चर के अंदर है ये देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे और फिर उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। कंसीडर ए रैम ऑफ साइज 64 MB। हमें कितना रैम का साइज दे गिवन है, 64 MB साइज है वो गिवन है। इफ ईच एड्रेसेबल ब्लॉक ऑफ द रैम इज ऑफ 1 बाइट, मतलब हर एक ब्लॉक की साइज है वो कितनी गिवन है, 1 बाइट है यहाँ पर हमें गिवन है। देन हाउ मैनी एड्रेसेबल लाइन आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द ईच रैम ब्लॉक यूनिकली। यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने ब्लॉक्स हैं उसकी आवश्यकता होगी, ये कह रहा है। तो यहाँ पर रैम की साइज़ है MB और ब्लॉक की साइज़ है बाइट। तो हमें इन दोनों यूनिट्स को सबसे पहले तो बराबर करना पड़ेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 MB होता है, 1 MB होता है उसके अंदर है, उससे छोटी यूनिट कौन सी होती है, KB होती है। KB के अंदर कितना होता है, 1024 KB होता है। आप सभी को पता है क्या? पता है तो कमेंट में करो, बॉक्स में डालो कि हाँ मुझे पता है। तो इसको अगर हम 2 की पावर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 KB। ठीक है। अब KB से अगर हम नीचे जाएं तो हमारा क्या होगा, तो 1 KB अगर हम बोले तो 1 KB के अंदर है कितना हो जाएगा, 1024 बाइट हो जाएगा। और अगर इसी बाइट को 2 की पावर के अंदर लिखें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 बाइट आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट देखें कि 1 MB के अंदर है, 1 MB के अंदर है कितने बाइट होंगे, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 10 को अगर 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 MB के अंदर 2 की पावर 20 बाइट आ गई यूनिक। तो मतलब यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाइड कितने हो गए, 20 ब्लॉक्स हो गए, क्योंकि 2 की पावर 20 है वो कंप्यूटर के अंदर है, ऑन ऑफ के अंदर है वो चलता है, सभी सिस्टम है ट्रू फॉल्स। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कंप्यूटर है वो 0 और 1 को ही रीड करता है, तो वो इसलिए 2 की पावर के अंदर है, ये सब सिस्टम है यहाँ पर चलते हैं। अब 1 MB रैम के अंदर पूछा हो जाता तो 2 की पावर 20, तो मतलब 20 एड्रेसेबल ब्लॉक है वो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे यूनिकली। पर हमसे 1 MB का तो पूछा नहीं है, कितने का पूछा है, यहाँ पर 64 MB का पूछा है। 64 MB का अगर देखें तो 64 MB को भी अगर हम 2 की पावर के अंदर लिखें तो ये 2 की पावर 64 के अंदर है, ये आ जाएगा 64 इंटू 2 की पावर 20 बाइट। अब 64 को अगर 2 की पावर में लिखें तो वो क्या आता है, 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 20। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 की पावर 26
बाइट आ गया हमारा। तो अब ये देखो कि यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाइड कितने ब्लॉक हो गए, 26 हो गए। तो इसलिए इसका सही आंसर है वो क्या होगा, 26 होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है यूनिकली आइडेंटिफाइड। अब हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे भी किसी भी एग्जाम्स के अंदर है, आप 64 MB की जगह है कुछ KB के अंदर भी आपको दूसरी यूनिट देने को मिल सकती है कि 32 KB रैम के अंदर है, कितने आइडेंटिफाइड है ब्लॉक होंगे वो फाइंड आउट करो। अब इसको 1 बाइट की जगह अगर 1 KB कर दे तो यहाँ पर 32 GB रैम की साइज भी दे सकते हैं। तो वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको उसी हिसाब से यहाँ पर इस मेथड को यहाँ पर फॉलो करते हुए कन्वर्ट करना है, और फिर उससे क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज और आर ट्रू। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है वो हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसके अंदर से हमें कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है ये फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। इट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट इन विच यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन डू वर्क। मतलब क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर है यूजर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो वर्क कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम एग्जांपल दें तो आपके लैपटॉप के अंदर है आपको विंडोज़ है देखने को मिलते हैं, जैसे किसी के अंदर आपको 10 देखने को मिल जाएगा, विंडो 11 देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए सारे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आप यहाँ पर जैसे कि MS ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर आप क्रोम इंस्टॉल करते हो, सफारी इंस्टॉल करते हो, तो जो कुछ भी है आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको इन्वायरमेंट है इंस्टॉल करने के लिए किसने दिया, विंडो ने दिया। क्योंकि आप पहले आपके सिस्टम के अंदर है विंडोज़ इंस्टॉल होना चाहिए, उसी के बाद में ही तो आप एक्सेल है या फिर गूगल क्रोम है इंस्टॉल कर पाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर है विंडोज ही इंस्टॉल नहीं हो और फिर आप यहाँ पर गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लो? क्योंकि आपके सिस्टम में बूट ही नहीं होगा, मतलब ऑन ही नहीं होगा, आपको कुछ ही दिखाई नहीं देगा। तो आपकी स्क्रीन के अंदर है जो पावर ही नहीं आएगी, लाइट ही नहीं आएगी, तो आपका कंप्यूटर ऐसा लगेगा कि डेड है। तो अगर उस इस हालत में आपका कंप्यूटर है तो उसके अंदर कहाँ से आप इंस्टॉल कर पाओगे? तो इसलिए इन्वायरमेंट कौन दे रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या की इन्वायरमेंट देता है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, CPU होता है, रैम होता है, उसके ऊपर क्या होता है सबसे पहले इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में क्या होता है कि आपके जो सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, और जो यूजर होता है वो उनको यूज कर पाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। इट मैनेज रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एंड allocates them to the different users or tasks whenever required efficiently। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ही अलोकेट करता है डिफरेंट यूजर्स को, यहाँ पर मेमोरीज को, यहाँ पर कितना टास्क है वो परफॉर्म किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे है, हार्डवेयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो हार्डवेयर से अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, तो उसको मैनेज भी कौन करेगा, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। जैसे मैनेज का मतलब यहाँ पर रैम है, गूगल क्रोम खोल रखा उसको कितनी रैम प्रोवाइड करनी है, MS एक्सेल खोल रखा उसको कितनी रैम प्रोवाइड करनी है, कितना CPU यूजेज है उसको देना है। यहाँ पर क्योंकि मल्टीटास्किंग भी चलता है तो यहाँ पर ये ही नहीं कि ये सारी रैम है उसी को अलॉट कर दी जाए फिर दूसरा टास्क है आपका ओपन ही नहीं हो उसके। तो टास्क वगैरह है उनको मैनेज करना, डिफरेंट यूजर्स को यहाँ पर मैनेज करना। डिफरेंट यूजर्स है, जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली सभी का नाम है यहाँ पर खुद के नाम से अकाउंट होता है, पर यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि एक गेस्ट अकाउंट होता है, एक दूसरा अकाउंट होता है, जैसे 2 से 3 अकाउंट है आप बना सकते हो, तो उनको यहाँ पर यूजर्स बोलते हैं। तो वो किसके अंदर मैनेज होते हैं, वो भी यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मैनेज होते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या हो गया कि दोनों ऑप्शन हैं वो सही हो गए, और अपने को क्या बात करनी थी कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोनों ऑप्शन किस में सही हैं, यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर है वो दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर है मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है। तो पहले आपको ये दोनों टर्म है वो समझनी आनी चाहिए। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है,
मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक कंप्यूटर है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स है वो रन तो कर सकता है, पर यहाँ पर जो मल्टीपल प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर साइमल्टेनियसली रन नहीं कर सकता। जैसे मतलब एक प्रोग्राम रन करेगा, उसको एंड किया, उसके बाद में आप दूसरा कर सकते हो, दूसरे के बाद में तीसरा कर सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होता है। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीटास्किंग में आप साइमल्टेनियसली, जैसे आपके अंदर लैपटॉप के अंदर है गाने बज रहे हैं, इधर आप पीडीएफ भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में कुछ डेटा है वो प्रोसेसिंग भी हो रहा है, तो यहाँ पर तीनों काम है एक साथ हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और अगर सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं कि एक टास्क हो गया कंप्लीट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसके अंदर होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों काम है कौन से सॉफ्टवेयर्स के अंदर है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर गिवन है एम एस डोस, विंडोज़ 10 और लिनक्स। आपको इन तीनों से थोड़ा बहुत है वो परिचित है, वो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एम एस डोस। एम एस डोस है वो कुछ नहीं होता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है, आपको ऐसे ब्लैक टर्मिनल टाइप में यहाँ पर आपको दिखता है। इसके अलावा इसके अंदर है कुछ नहीं होता है। वैसे तो कंप्यूटर का जो सबसे पावरफुल है वो पार्ट यही होता है, पर यहाँ पर ये इतना यूजर फ्रेंडली है वो नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको डेवलपर्स वगैरह हैं वो ही ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसका फील लेना है, देखना है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर है आपको जाना है, वहाँ पे सर्च में आपको CMD टाइप करना है, तो वहाँ पर आपका कमांड टर्मिनल है वो दिखने को मिल जाएगा। तो आपको वैसा कुछ इंटरफेस से आपको ओनली देखने को मिलता है। आप विंडो के अंदर है वो देख सकते हो, वो हटाते नहीं है, इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर है आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक ही लाइन, बस एक पेज खुला रहेगा, उसके अंदर है सीक्वेंस है, के अंदर है एक ही प्रोग्राम है वो रन होता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स है इसके अंदर है नहीं होते हैं। वहीं पर विंडो 10 की बात करें तो विंडो 10 है, विंडो 10 के अंदर है आपको सभी को पता है कि यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी होती है। क्योंकि विंडो 10 के अंदर आप बताओ कि आप दो काम एक साथ कर सकते हो कि नहीं, जैसे गाने बज रहे हैं और यहाँ पर आप पीडीएफ भी रीड कर रहे हो, विंडो 10 के अंदर भी होते हैं। लिनक्स के अंदर भी, लिनक्स के अंदर जैसे उबंटू होता है, लिनक्स के जो भी वेरिएंट आप ले लो, उसके अंदर भी आप सारे टास्क है एक साथ भी कर सकते हो, सिक्वेंशियल मैनर के अंदर भी कर सकते हो। एक टास्क कंप्लीट हो गया, जैसे पहले पूरा एक गाना खत्म हो गया, उसके बाद में आप पीडीएफ रीड कर रहे हो, तो वो काम है आप इन दोनों के अंदर भी आप कर सकते हो। तो इन दोनों के अंदर है आप दोनों काम है कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सेकंड और थर्ड है इसका सही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कियोस्क फॉल्स है। कियोस्क मशीन है वो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है। कियोस्क मशीन होती क्या है, कियोस्क मशीन है कि ऑटोमेटेड मशीन है, जैसे आपने एयरपोर्ट पे, मेट्रो स्टेशन पे बहुत जगह है वो आपने देखी होगी, ऐसे एक एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर से आपको अगर कुछ भी शॉपिंग वगैरह करनी, जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा, जैसे इसमें चिप्स रखी रहती हैं, कुरकुरे रखे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखी रहती हैं, यहाँ से आप पेमेंट है वो डालते हो और साथ में आप सेलेक्ट करते हो कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पर, और फिर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट होते ही यहाँ पर नीचे से वो प्रोडक्ट है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर है आपको यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेस है वो आपको देखना नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ऑटोमेटेड मशीन टाइप में है। जैसे इसका ही एक एग्जांपल है, आप समझ सकते हो कि एटीएम होता है, एटीएम के अंदर भी आप ये होता है आपका कार्ड वेरीफाई होता है, वो सब कुछ अपने आप होता है, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है। इस टाइप के मतलब जो मशीन्स हैं ऑटोमेटेड टास्क करने वाले मशीन्स होते हैं, जिसके अंदर है ह्यूमन इंटरफेस की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, उनको यहाँ पर कियोस्क मशीन बोला जाता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कियोस्क मशीन है वो क्या होता है। अब चलिए चलते हैं स्टेटमेंट पे। इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, टाइप एंड फंक्शन, ऑल इंफॉर्मेशन कियोस्क कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कियोस्क मशीन है, चाहे तो वो छोटा सा हो या फिर ऐसे बड़ा सा हो, उसका फंक्शन है चाहे कुछ भी हो सकता है। जैसे बायोमेट्रिक वाले फंक्शंस होते हैं कियोस्क मशीन, जैसे दीवार के ऊपर आपने ऑफिसेज में लगा देखते हैं कि जहाँ पर अटेंडेंस के लिए लगा रहता है, वो रहता है, मतलब यहाँ पर उसका कुछ भी फंक्शन हो सकता है। सभी की क्या है इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू है वो इंटर होती है। तो ये बात तो सही है, इसके जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसी के थ्रू है इंटर होती है। जैसे इसमें ही आप एग्जांपल समझो, अब कोल्ड ड्रिंक है जिसकी बोतल की प्राइस है 40 है, तो वो कहाँ से हो रखी, वो उसके यहाँ पर मेमोरी के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो रखी कि यहाँ पर अगर कस्टमर ये वाली कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है तो उसको यहाँ पर 40 रुपीज़ की पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। तो ये बात सही है कि यहाँ पर जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से होती है, इसके अंदर सेव होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर है होती है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कंपेयर टू ह्यूमन एम्प्लॉयज कियोस्क कैन सर्व द मोर कस्टमर एज दे वर्क 24/7 एंड डू नॉट टेक ब्रेक्स। अब ये बात तो सही है क्योंकि इसके अंदर है ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा इंटरफेस है ह्यूमन फ्री होता है।
तो यहाँ पर आपको लिए ना ही तो ये मशीन है, तो इसको ना तो कोई थकावट होगी, इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं है, तो इसको चाहे 24/7 है अपन रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24/7 है, इसको रन कर सकते हैं, तो मतलब ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगी। पर हमें क्वेश्चन के अंदर है वो क्या पूछा गया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके आंसर सही क्या हो गया, नाइदर वन और नॉर टू। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NTFS इज फॉल्स। NTFS क्या है। अब NTFS क्या है, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है विंडो के अंदर है, तो अपना जो फाइल्स फॉर्मेट सिस्टम है वो यहाँ पर NTFS है, वो यूज करता है। विंडो है वो NTFS यूज करता है। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर है मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, FAT32 होता है। यहाँ पर फाइल सिस्टम है, ये फाइल सिस्टम्स होता है, मतलब टाइप ऑफ फाइल्स है यहाँ पर सपोर्ट की जाती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपने विंडो के अंदर है अपना, यहाँ पर सी ड्राइव खोलोगे, उसके अंदर है प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा फाइल टाइप्स है, NTFS है, वो लिखा रहता है। तो NTFS की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है रखी जाती है। तो यहाँ पर न्यू फाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ये रखी जाती है। जो आपकी विंडो होती है जिसके अंदर सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये सारी क्या है NTFS को यहाँ पर सपोर्ट करती हुई रहती है। अगर आपको इतना ध्यान है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। अब क्या कह रहा है, फाइल स्टोरेज टू द NTFS पार्टीशन कैन बी एज लार्ज एज द पार्टीशन। सही है, जितने यहाँ पर विंडोज के है आपकी साइज होती है, सी डिस्क की साइज है मान लो कि आपकी 150 GB की, तो 150 GB आप उसमें स्टोरेज कर सकते हो। डी की 500 GB की है तो आप उसमें 500 GB स्टोरेज कर सकते हो। तो ये बात है वो बिल्कुल सही हो गई। और यहाँ पर दूसरा क्या है, NTFS पार्टीशन कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड द 8 GB। नहीं, आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर सी की, डी की, ई की सभी की साइज है यहाँ पर 8 GB से तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बात है वो बिल्कुल गलत हो गई। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया, सेकंड हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत बात ही ढूंढनी थी, यहाँ पर फॉल्स ही ढूंढना था। पर फिर भी चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन उनको भी चेक कर लेते हैं वो सही है क्या। NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था। यहाँ पर न्यू फाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है वो रखी जाती है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो क्या है कि NTFS पार्टीशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइट टू द विंडोज एंड लिनक्स सिस्टम। क्या कि NTFS पार्टीशन सिस्टम को यहाँ पर विंडोज के द्वारा रीड और राइट भी किया जा सकता है, लिनक्स के द्वारा भी किया जाता है। अब विंडो के अंदर है, अगर आप सिस्टम के अंदर है रीड और राइट कर रहे हो, तो अब आप बताओ कि जो आपकी सी ड्राइव और डी ड्राइव होती है उसके अंदर आपकी मूवी रखी हुई है, तो आप उसको देख पा रहे हो, तो मतलब उसको रीड कर पा रहे हो। और नई मूवी उसके अंदर है आप डाल पा रहे हो, तो मतलब उसके अंदर आप राइट भी कर पा रहे हो। तो ये अगर विंडो के अंदर काम हो रहा है तो लिनक्स के अंदर भी काम हो रहा है, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगी। तो गलत कौन सी हुई, गलत ये हुई कि यहाँ पर जो साइज की लिमिट है वो ये 8 GB नहीं है, बहुत PB में है, मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो 8 GB है, ये आंसर है आपका गलत हो गया। तो ये हमारा जो सही आंसर है ये कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर सही रहने वाला है। तो अगर इसकी साइज की अगर लिमिट की भी बात करें तो यहाँ पर जो NTFS के अंदर जो लिमिट है वो होती है 16 EB। तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर साइज लिमिट है वो रहती है, फिर भी यहाँ पर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो साइज लिमिट है 16 EB रहती है NTFS पार्टीशन सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जनरली हैज ए मेमोरी स्टोरेज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी दैट इज इक्वलेंट टू 16 GB। तो हमारे को क्या करना है कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है 16 GB की यहाँ पर स्टोरेज है, वो किसके इक्वलेंट होगी। तो मतलब यहाँ पर एक यूनिट से दूसरी यूनिट का कन्वर्जन है वो सिंपली पूछा है। तो हमको गिवन है क्या है, 16 GB गिवन है। अब ऑप्शन है वो सारे देखो आप यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, 2 की पावर के अंदर है दे रखा है, तो पहले तो इसको भी हम 2 की पावर के अंदर कर लेते हैं। तो हमारा जो गिवन है वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 होगा क्या, यहाँ पर 2 की पावर 4 है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 GB है ये आपका हो जाएगा। अब GB से जस्ट नीचे चलते हैं। अब 2 की पावर 4, अब हम सभी को पता है कि यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही हमने देखा था GB है, GB से अगर हम MB के अंदर जाएंगे तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 10 MB आ जाएगा।
2 की पावर 10 MB आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 MB। अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो वो कितना आ जाएगा 2 की पावर 14 MB, जो कि हमारा ये ऑप्शन है यहाँ पर मैच हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको सोल्व करते हुए चलना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के अंदर देखना है कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। 2 स्टेटमेंट है वो हमें गिवन है। तो स्टेटमेंट 1 है वो क्या कह रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द साइनर टू डिनाई हैविंग द साइंड द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कह रहा है कि डिजिटल जो सिग्नेचर होता है उसके अंदर है डिफिकल्ट होता है कि जिसने साइन किया है कि वो डिनाई कर दे कि यहाँ पर ये मेरा साइन नहीं है, ये इसको कॉपी किया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। जैसे आपने सभी ने है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है यहाँ पर ऐसे देखा होगा, सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, फिर उसको वेरीफाइड किया जाता है, फिर ऐसे वैलिड सिग्नेचर आता है। तो इसी को हम यहाँ पर डिजिटल एक टाइप का ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो इस डिजिटल सिग्नेचर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो इसको वेरीफाई करता है तो उसकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे नाम, यहाँ पर कौन सी सिस्टम से वेरीफाई किया गया है, यहाँ पर कौन सी लोकेशन से वेरीफाई किया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ पर सेव्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो उसका इनक्रिप्ट करने की जो की होती है वो उसकी प्राइवेट की होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ने ही यहाँ पर इनक्रिप्ट किया है। क्योंकि अगर वो पब्लिक की होगी तो यहाँ पर उसको चेंज किया जा सकता है, उसको फॉर्ज किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर प्राइवेट की के थ्रू है इसको इनक्रिप्ट किया जाता है। और इसको रीड करने के लिए कि वेरीफाई करने के लिए ये सही है, यहाँ पर गलत तो नहीं है, तो उसको पब्लिक की के थ्रू है यहाँ पर वेरीफाई तो कर लिया जाता है। पर यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया होता है प्राइवेट की, और उसको रीड या फिर वेरीफाई करने के लिए क्या होता है यहाँ पर आपकी पब्लिक की यूज होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उसको डिजिटल सिग्नेचर आपको करना है तो प्राइवेट की यूज होती है, और अगर डिजिटल सिग्नेचर को रीड करना है आपको या वेरीफाई करना है तो पब्लिक की यूज होती है। तो अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये इसको डिनाई करना कि जिसने साइन किया है ये साइन मेरा नहीं है, किसी ने फॉर्ज किया है, वो इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर है प्राइवेट की यूज होती है। तो ये बात है वो आपकी बिल्कुल सही होगी, इसको डिनाई करना मुश्किल हो जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन ए डिजिटल सिग्नेचर द पब्लिक की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब इंक्रिप्ट करके ही तो आपने यहाँ पर सिग्नेचर किया है, अगर उसको वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या है उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है या फिर रीड करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो इंक्रिप्ट करना पड़ता है मतलब जो सिग्नेचर करता है उसके लिए यहाँ पर प्राइवेट की यूज होती है। जब इसको वेरीफाई किया जाता है मतलब जिसको डिक्रिप्ट किया जाता है तो पब्लिक की यूज होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पब्लिक की ही दोनों केस में यूज होती है, ये बात है आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि इंक्रिप्शन के केस में यहाँ पर क्या होगी आपकी प्राइवेट की यूज होगी न कि पब्लिक की यूज होगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही यहाँ पर सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि पब्लिक की है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी और प्राइवेट की है वो इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस अलाउ कंप्यूटर्स टू यूज लाइट एज ए सोर्स ऑफ इनपुट। लाइट को एज ए सोर्स ऑफ इनपुट है लिया जाता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंदर। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, कि यहाँ पर कौन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का है। तो सबसे पहले देखते हैं स्कैनर। स्कैनर को आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एक फोटोकॉपी मशीन होती है। जैसे फोटोकॉपी मशीन में आप क्या है मार्कशीट की फोटोकॉपी करवाते हो तो उसके ऊपर है वो ग्लास का पैनल होता है, उसके ऊपर आपकी मार्कशीट रख दी जाती है, नीचे से लाइट है वो यहाँ पर इमिट होती हुई आती है रोल करती हुई, और फिर लाइट है उसके सारे मार्कशीट के डेटा को एज ए इनपुट है वो ले लेती है। फिर नीचे से हमें यहाँ पर मशीन के अंदर से पेपर है जो वाइट पेज होता है उसके ऊपर है अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी है वो प्रिंट होके निकल आती है। तो अब यह बताओ कि जो मार्कशीट का यहाँ पर डेटा था वो इस पेपर के ऊपर आया है, वो यहाँ पर लाइट को एज ए इनपुट है वो ही तो यूज लिया है, लाइट ने ही तो उसके डेटा को स्कैन किया है और फिर इस पेपर के ऊपर है वो प्रिंट किया है। तो यहाँ पर स्कैनर है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हो गया। वहीं पर अगर MICR की बात करें तो मैग्नेटिकल इंक कैरेक्टर रीडर है। ये जैसे कि आपने बैंक का चेक देखा होगा, बैंक के चेक के अंदर है जो चेक नंबर होता है अकाउंट नंबर होता है उसको रीड करने के लिए ये मशीन टाइप का यूज किया जाता है। पर इसके अंदर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जैसे इसका नाम है इसके अंदर यहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स है वो नहीं होता है, लाइट सोर्स से यहाँ पर डेटा है वो रीड नहीं होता है।
जैसी आपकी ओएमआर शीट होती है, ओएमआर शीट के ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसमें तो क्या है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जैसे इसका नाम आ रहा है, तो इसमें तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्टिकल मार्क को रीडर है वो किया जाता है लाइट के थ्रू है। पर इसके अंदर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, तो इसके अंदर है कोई भी यहाँ पर लाइट का इनपुट है नहीं लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये स्कैनर हो जाएगा, MICR है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली वन। तो इसका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर गिवन था कि ऑप्शन बोथ ऑप्शन है वो आर करेक्ट। ये कमीशन की तरफ से यहाँ पर गलत आंसर था, बाद में इसको रेक्टिफाई कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है वो कमीशन की तरफ से गलत था, फिर बाद में यहाँ पर इसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। जब यहाँ पर टेंटेटिव आंसर की आती है उसके अंदर ये था, जब फाइनल आंसर की आई थी रिवाइज होके, तब उसके अंदर है इन्होंने करेक्शन कर दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फॉन्ट विंडो। फॉन्ट विंडो है वो अपने को ओपन करनी है इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर है फॉन्ट विंडो ओपन करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडजस्ट द फॉन्ट साइज, स्टाइल और टाइप है, ये सभी फीचर्स हैं हमें फॉन्ट विंडो के अंदर है वो देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें अंदर है सिंपल सा पूछा कि MS पावर पॉइंट के अंदर है फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। अब इसके अंदर है हमें 4 शॉर्टकट कीज है वो गिवन है। एल्ट प्लस कंट्रोल देख सकते हैं कि और प्लस में ऐप है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर MS पावर पॉइंट के अंदर तो ये यूज नहीं होती, MS वर्ड के अंदर है ये यूज होती है, जिसके अंदर हम फुट नोट है वो यहाँ पर पेज के अंदर है वो ऐड किया जाता है। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है फुट नोट ऐड करने का। पर ये काम है किस में करता है, ये काम करता है वर्ड के अंदर। और वहीं पर अगर हम कंट्रोल F की बात करें तो कंट्रोल F की तो सभी को पता ही होगी, इसका काम होता है फाइंड करना, ये एक पूरे कंप्यूटर के अंदर है। और ये कंट्रोल प्लस W का काम क्या होता है, क्लोज करना। किसको क्लोज करना, विंडो को क्लोज करना। अब ये नहीं कि आपकी विंडो मतलब विंडो 10 को क्लोज कर दिया, नहीं, आपकी एक जैसे ब्राउजर की विंडो खुली हुई है, फाइल मैनेजर की विंडो खुली हुई है, पावर पॉइंट की विंडो खुली हुई है, जो भी विंडो खुली हुई है उसको बंद कर देगा। अब लास्ट की बारी आती है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी में क्या होता है कि पावर पॉइंट के अंदर अगर आप कंट्रोल टी दबाओगे तो इससे क्या हो गया, इससे आपकी यहाँ पर फॉन्ट विंडो है, फॉन्ट विंडो को ओपन कर दिया जाएगा। तो फॉन्ट विंडो को ओपन कर दिया जाएगा, तो उससे आप देखते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट विंडो आपकी दिखती कैसी है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, इमेज के अंदर फॉन्ट विंडो है, इसके अंदर है फॉन्ट विंडो के अंदर है अपन है यहाँ पर आपकी फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट रेगुलर है, यहाँ पर फॉन्ट साइज है, मतलब फॉन्ट से रिलेटेड स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक है, यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी सेटिंग्स होती हैं हम यहाँ पर उनको चेंज कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। हमें क्या है कि गलत स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पकड़नी है, उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सिम से रिलेटेड है, यहाँ पर जो आपके मोबाइल में सिम डालती है वही सिम है, इसको यूज कर रहे हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सिम यूज्ड इन मोबाइल फोन इज सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सिम है, सिम का यहाँ पर फुल फॉर्म है वो क्या होती है, SIM, जो कि आपकी यहाँ पर सिम होती है, उसका पूरा नाम है वो क्या होता है, पूरा नाम है उसका यहाँ पर सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये S फॉर सब्सक्राइबर, I फॉर आइडेंटिटी और M फॉर मॉड्यूल है, इसका नाम पूरा नाम है ये होता है। तो ये बात तो क्या है कि बिल्कुल सही होगी। अब दूसरी है द साइज ऑफ माइक्रो एंड नैनो सिम कार्ड्स आर द सेम। अब ये पूछा है, अब माइक्रो सिम नैनो कार्ड है वो आपने चाहे नाम अभी सुना हो पर आपने ज़िंदगी में देखी ज़रूर हो, क्योंकि अभी आजकल के जो फ़ोन्स हैं सभी के अंदर है ये यूज़ होती है। जैसे आप कोई भी नई सिम खरीदते हो तो आपको ये ऐसी पूरी चौकोटी टाइप में यहाँ पर सिम मिलती है, जिसका एक कॉर्नर है ये कटा रहता है। ऐसे सबसे पहले स्टैंडर्ड सिम आपकी ये आती थी, उसके बाद में ये माइक्रो सिम है ये आने लगी, फिर बाद में ये नैनो सिम आने लगी। क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है को ज़्यादा से ज़्यादा स्लिम बनाना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह है वो नहीं घेरनी है, कम से कम घेरनी। तो इसके लिए यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर जो प्लास्टिक का ये मटेरियल था उसको यहाँ पर हटा दिया गया, जो मेन चिप है उसको रखा गया। अब इसके अंदर देखोगे तो माइक्रो चिप के अंदर है फिर भी थोड़ा बहुत साइड में यहाँ पर प्लास्टिक का बचा हुआ है, और नैनो सिम के अंदर तो है ऑलमोस्ट इसको हटा दिया गया है, पूरे जो प्लास्टिक का सरफेस है साइड से बचा हुआ है।
तो यहाँ पर इसको कट कर दिया गया है। अब इनकी साइज़ है वो भी आप नोट डाउन चाहें तो कर सकते हो, करने को तो, पर यहाँ पर साइज़ आपको इतनी मैटर नहीं करती। बस आपको यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन है वो मिल गया होगा। पूरी जो सिम आती है वो यहाँ पर माइक्रो देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सिम आती है, फिर माइक्रो आती है और नैनो आती है। अब आजकल जो स्टैंडर्ड सिम आती हैं वो आपको स्टैंडर्ड सिम तो मिलती है, पर उसके अंदर है आपको माइक्रो का भी कट मिलता है, नैनो का भी कट मिलता है। तो उसमें से आप यहाँ पर उसको तोड़ के, मतलब अलग अलग है वो आपके मॉड्यूल से वो बना सकते हो, जिस भी फ़ोन में आप डालना चाहो तो उसमें डल सकती है। पर जो मैक्सिमम फ़ोन अभी जो आ रहे हैं नए मार्केट में, सभी के अंदर है आपको नैनो सिम ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ, कीपैड वाले जो फ़ोन हैं उसके अंदर है आपको स्टैंडर्ड सिम है, ज़्यादातर के अंदर है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर दोनों की साइज़ है वो सेम होती है। नहीं, साइज़ सेम नहीं होती, क्योंकि इसमें साइड में थोड़ा सा प्लास्टिक है वो बचा रहता है, तो इसलिए साइज़ की साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है माइक्रो सिम की। नैनो सिम की साइज़ है वो थोड़ी छोटी रहती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नोकिया। अब इसमें पूछा है कि जो नोकिया कंपनी है उसके द्वारा जो डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल के अंदर यूज करने वाला, वो इन दोनों में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है BADA बड़ा, सेकंड ऑप्शन है एंड्रॉयड। अब मान सकते हैं कि यहाँ पर पहला नाम है वो आपने नहीं सुना होगा, पर जो दूसरा है एंड्रॉयड, इसका तो नाम तो आपने सभी ने सुना भी होगा और यूज भी किया होगा। क्योंकि मैक्सिमम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो 90% मोबाइल का जो मार्केट है वो कवर कौन कर रहा है? एंड्रॉयड कवर कर रहा है। तो हो सकता है कि जिस भी मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो वो आपका एंड्रॉयड के ऊपर ही मोस्ट प्रोबेबली है यहाँ पर चल रहा हो। आईफोन वाले हैं उनके अंदर है एंड्रॉयड नहीं होता, उनके अंदर होता है iOS। तो iOS को यहाँ पर किसने डेवलप किया है? एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड है वो बोलेंगे गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। पर स्टार्टिंग की अगर बात करें तो एंड्रॉयड है खुद एक अलग कंपनी थी एंड्रॉयड, यहाँ पर फिर उसको यहाँ पर गूगल के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। तो अब फिलहाल के अंदर बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉयड का मालिक कौन है? गूगल ही है। अब बात करते हैं बडा की। तो बडा है ये, इसको किसने डेवलप किया? इसको यहाँ पर डेवलप एक फेमस कंपनी ने ही यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सैमसंग ने यहाँ पर इसको डेवलप्ड किया गया है। तो यहाँ पर इसका डेवलपर कौन है, मतलब ये कंपनी किसकी ओनर है? यहाँ पर बडा को यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली कौन सी है? सैमसंग है, इसने यहाँ पर इसको बनाया है। अब बात करते हैं नोकिया को। नोकिया ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? तो नोकिया ने यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उससे भी आप यहाँ पर सभी परिचित होंगे। यहाँ पर उसका नाम था सिम्बियन। सिम्बियन नाम का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर नोकिया ने बनाया था, जो कि यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर नोकिया के जो फ़ोन्स थे उनके अंदर है वो आपको देखने को मिलता था। यहाँ पर एज कुछ यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीटर टाइप में ही मान सकते हैं। इनिशियल स्टेज में यहाँ पर जब एंड्रॉयड आया था उस टाइम में यहाँ पर काम किया था, तो तब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत है इसके कंपटीटर टाइप में। यहाँ पर जो क्वार्टरी कीबोर्ड वाले जो फ़ोन्स आते थे उनके अंदर है ये थोड़ा सा देखने को मिलता था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बडा को तो बनाया सैमसंग ने, एंड्रॉयड है गूगल का, और नोकिया का कौन सा है? सिम्बियन है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसका आंसर है, आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइदर वन नॉर सेकंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच चैप्टर ऑफ द इंडियन IT एक्ट 2000 मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। यहाँ पर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, ये यहाँ पर कौन से चैप्टर के अंदर है वो हमें IT एक्ट 2000 के अंदर है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साइबर ट्रिब्यूनल है, ये इसका अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, जो कि इसको शॉर्ट के अंदर है CAT भी बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है? जैसे इसके अंदर है वो आपके जो इसके फंक्शंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना, इस चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके जूरिसडिक्शन क्या होंगे, यहाँ पर इसका वर्किंग क्या होगा, मतलब ये सभी यहाँ पर साइबर से रिलेटेड है। वो इसके साइबर अपराधियों को यहाँ पर कैसे डील किया जाएगा, कौन सा अपराध है वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये सभी बातें हैं यहाँ पर हमें चैप्टर 10 के अंदर है वो देखने को मिलती हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कौन से चैप्टर के अंदर है वो देखने को मिलता है? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर है आपको IT एक्ट का जो 2000 वाला एक्ट है, इसके अंदर से आपको यहाँ पर कैट के इस्टेब्लिशमेंट के, इसके फंक्शंस के यहाँ पर जो हैं ये वर्किंग है आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर है देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पी रोम इज ट्रू। पी रोम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है वो कौन सा ट्रू है। अब ये पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रोम। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, आर का मतलब रीड ओनली मेमोरी, वो आपका रहता है, रोम का फुल फॉर्म है वो ही रहता है। इसके अंदर है वो ट्रू और फॉल्स है, वो पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है इन तीनों में से। यहाँ पर हम वन बाय वन स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं, चलते हैं। इट इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है वो क्या होता है। जैसे आपने पहले अगर देखे हो तो आपने ऐसे कैसेट्स आती थी, गानों कैसेट्स, जैसे इसमें ऐसे दो होल से होते थे, एक रील होती थी। अब वो रील है इधर से इधर आती थी, लेफ्ट से राइट है, राइट से अप है, ऐसे भी आती थी। अब उसके अंदर अपन गाने बजाते थे, पहले आती थी, अभी तो फिर भी नहीं है, आपने नहीं देखी होगी। तो उसके अंदर है, आप जैसे कि कोई गाना बजाना है, मतलब इस एक रील के अंदर है 10 गाने हैं, आपको 10वां गाना बजाना है, तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके इस साइड में यहाँ पर पूरा धागा है वो इस साइड में आएगा, फिर यहाँ पर इस साइड में फिर ये गाना बजेगा, वो मतलब सीक्वेंशियल हो गया। अब वो उसको आप डायरेक्ट है एक्सेस नहीं कर सकते इसको, यहाँ पर आपको पूरी रील है वो स्क्रॉल करनी पड़ेगी, जब जाके आपका लास्ट का गाना है वो बजता है। अब ऐसा तो यहाँ पर सीक्वेंशियल प्रोग्रामेबल मेमोरी है, इसके अंदर है आपके जो अभी के जो इंस्ट्रूमेंट है लेटेस्ट के टेक्नोलॉजी के, उसके अंदर है पी रोम है वो यूज होती है। तो अब आप बताओ कि अभी आज के टाइम के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है, आपने अगर किसी कहीं भी अगर आपने 10 गाने डाल रखे हैं, आपको सबसे लास्ट वाला गाना बजाना है, तो अब ये थोड़ी आपको उनको स्क्रॉल करते हुए जाना है, उनको बजाते हुए जाना है, फिर बाद में आपको 10वां गाना है नहीं बजेगा। आप डायरेक्ट 10वें गाने को एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर आपका सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप डायरेक्ट है वो जंप कर सकते हो। तो इसलिए ये प्रोग्रामेबल मेमोरी के अंदर है, ये तो नहीं होता है। मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी क्या है कि थोड़ी स्लो होती है, मैग्नेट के ऊपर काम करती है। आजकल की मेमोरी है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ऊपर काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि वो सबसे फास्ट मीडियम है, वो होता है लाइट के अंदर है। तो मैग्नेटिक मेमोरी है वो इसके अंदर है, नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है मतलब जिसको यहाँ पर मिटाया नहीं जा सकता। तो ये कौन सा यहाँ पर आपको ये हो गया, इसने पूछा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर अपना सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड हो गया, क्योंकि ये क्या कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब बोले तो नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब वोलेटाइल हो चुके, मतलब यहाँ पर जब अपन उसके ऊपर लिखते हैं तो वो अपने आप ही वो मिट जाता है थोड़ी देर के बाद में। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है मतलब उसको मिटाया नहीं जा सकता, मतलब जब चाहे तब तो यहाँ पर मिटाया जा सकता है, पर यहाँ पर अब वो अपने आप है वो यहाँ पर डिस्पोज नहीं होता है। जैसे ही यहाँ पर वर्किंग के अंदर है वो चल रहा है, तो लास्ट के अंदर है वो डेटा है उसके अंदर है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम है वो आप यूज करते हो। जैसे मान लो कि आप किसी भी एक है रिमोट कंट्रोल का है वो डोर है, तो उसके अंदर है कि यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के ऊपर है वो डोर ओपन होगा, तो ये उसके प्रोग्राम के अंदर है इनबिल्ड कर दिया गया है, तो सही पासवर्ड डालने पर हर बार वो डोर है वो ओपन होगा। ये नहीं कि वो अगली बार है वो पासवर्ड आपको फिर से सेट करना पड़ता है हर हर डे, नहीं, आपने जो लास्ट पासवर्ड सही से सेट किया था वही आपको यहाँ पर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा रोम से है, क्वेश्चन नंबर 14, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डबल ई पी रोम। अब ये डबल ई पी रोम क्या आ गया, पी का तो हमने देखा था प्रोग्रामेबल होता है, री आर ओ एम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। डबल ई है इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, यहाँ पर इसका मतलब यह रहने वाला है। तो अभी हमने देखा कि इसका पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका पूरा नाम है ये हो गया। अब ये दोनों स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ते हैं। इट इज ए ब्लॉक वाइज इरेजेबल और इससे बाइट वाइज इरेजेबल, क्योंकि इरेजेबल तो यहाँ पर नाम आ गया तो मतलब ये इरेजेबल तो है। अब पूछा कि ये किस टाइप का इरेजेबल है, मतलब इसमें से जैसे ये मेमोरी है, इसके अंदर से अगर हम डेटा इरेज करते हैं तो वो कैसे ब्लॉक वाइज के अंदर है वो इरेज होता है, या फिर बाइट वाइज में जो कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है, बाइट आपको पता होगा, छोटा सा यहाँ पर साइज का टुकड़ा होता है। यहाँ पर वो मतलब यहाँ पर अपन डेटा को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर जैसे कंप्लीट ब्लॉक वाइज डिलीट होता है, या फिर उसके छोटे छोटे पोर्शंस डिलीट होते हैं, फिर जाके ये पूरा ब्लॉक्स है वो यहाँ पर डिलीट होता है, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें से यहाँ पर एक काम है इसके अंदर होता है।
तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसके अंदर है, यहाँ पर बाइट वाइज है वो डिलीट होता है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक वाइज डिलीट नहीं होता कि ये कंप्लीट ब्लॉक है वो डिलीट तो होता है, पर इसको बाइट वाइज के अंदर है वो डिलीट करना पड़ता है। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिलीट करोगे फिर जाके पूरा ब्लॉक डिलीट होगा, फिर ये होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर डिलीट है। बाइट वाइज डिलीट है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर EEPROM पे के अंदर है, हमें देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल्स हैं वो इस टाइप्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू बेनिफिट ऑफ यूजिंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होती है, मतलब जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनको यहाँ पर गवर्नेंस बोला जाता है। अब ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल, मतलब जो गवर्नमेंट के काम है वो आपको यहाँ पर डिजिटली प्रोवाइड कर दिए जाए तो उसके यहाँ पर क्या बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्योंकि पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझोगे, यहाँ पर ऑप्शंस है आगे के ऊपर है, आपको नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनको गवर्नेंस बोला जाता है। अब ई लगा दिया तो मतलब गवर्नमेंट के काम है जो कि ऑनलाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, जैसे को हम मोबाइल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनका यूज कर सकते हैं। तो उनके क्या बेनिफिट होंगे, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो उसके रिकॉर्डिंग है वो अपने आंसर से अपने आप ही बना सकते हो आप। अब ये देखो कि स्टेटमेंट क्या है, रिड्यूसिंग करप्शन। अब ये बताओ कि जो काम है आपका यहाँ पर विदाउट ह्यूमन इंटरफेस के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप सीधा वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर बैंक से अपने रुपए निकाल सकते हो, घाल सकते हो, यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, पैन कार्ड है वो बनवा सकते हो। तो ये सारे क्या है कि आपके ई गवर्नेंस के अंदर आ गए। तो उसके अंदर है आपको एजेंट के थ्रू है यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई करप्शन की यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपका सारा माध्यम है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, डायरेक्ट है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, बीच में कोई अधिकारी नहीं है उस जिसको आप यहाँ पर रिश्वत खिला के यहाँ पर आपका अपनी एप्लीकेशन है वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो ये बात है वो बिल्कुल सही होगी, यहाँ पर करप्शन है वो रिड्यूस करेगा। हाई ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर रहेगी, क्योंकि आप एप्लीकेशन को जो आपका स्टेटस को चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। बाकी सभी भी यहाँ पर आपने पुराना एप्लीकेशन है, कितने दिन में कंप्लेन है आपकी रिजॉल्व हुई थी, तो ये सभी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके क्या होगा कि दोनों आंसर है वो यहाँ पर सही होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हैं वो आपको ई गवर्नेंस के अंदर है, जैसे कुछ भी है, जैसे आधार कार्ड के आपको एक्सेस करना है ओटीपी के थ्रू, आपका आधार वेरिफिकेशन है वो हो जाता है, ये भी ई गवर्नेंस के अंदर आएगा। पैन कार्ड है वो ऑनलाइन बना सकते हो, अकाउंट है वो ऑनलाइन खोल सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर पूरा लेक्चर ही कम पड़ जाएगा। ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल है बहुत है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एएलयू। अब क्या कह रहा है कि सीपीयू के अंदर है वो कौन सा रजिस्टर है एएलयू के अंदर कि जिसके अंदर हमें इंटरमीडिएट्स रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। जैसे कि मान लो सपोज को आपको एक कैलकुलेशन है वो करनी है, कि जिसके अंदर है वो आपको गिवन है कि a इजकल टू 10, b इजकल टू 15 और आपको a प्लस में b है वो कैलकुलेट होके c के अंदर है डल जाएगा। और यहाँ पर आपको फाइनली है वो d के अंदर है ट्वाइस ऑफ c रख देना। तो अब ये c है, ये c क्या हुआ आपका टेम्परेरी डेटा स्टोर हो गया, क्योंकि c का अपने को इनपुट है ये, फाइनल में चाहिए d। अब इसके अंदर है अपने को यहाँ पर डेटा रखना है सी के अंदर, तो ये क्या हुआ इंटरमीडिएट रिजल्ट हुआ या फिर टेम्परेरी रिजल्ट हुआ। तो इस सी को यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर तो करना पड़ेगा डेटा को, क्योंकि लास्ट में फिर इसका यहाँ पर यूज करना है। तो इसलिए टेम्परेरी डेटा को यहाँ पर स्टोर है एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर की सहायता से यहाँ पर इसको सी के रिजल्ट्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपने कुछ भी मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, तो ये सारा डेटा है वो यहाँ एक्यूमुलेटर नाम का है रजिस्टर है, इसके अंदर है स्टोर हो जाता है। फिर जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है ये रजिस्टर फिर से खाली कर दिया जाता है। तो मतलब एक टेम्परेरी डेटा स्टोरेज की तरह से इसको यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक टेम्परेरी डेटा स्टोरेज है वो यहाँ पर इसके अंदर है, एएलयू के अंदर हमें देखने को मिलता है सीपीयू का रजिस्टर।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज आर आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज का प्रोसेसर है कौन से सॉफ्टवेयर को यहाँ पर कहा जाता है। लैंग्वेज का प्रोसेसर मतलब लैंग्वेज को यहाँ पर प्रोसेस करेगा, उसको रीड करेगा, राइट समझेगा, रीड करेगा समझेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेसर का मतलब यही तो हुआ, उसको प्रोसेस करना मतलब उसको उसके फंक्शंस को यहाँ पर अप्लाई करना, उसके द्वारा जो अपने को काम है डिसाइड किया गया है लैंग्वेज के द्वारा उसके काम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना। तो ये काम है यहाँ पर असेंबलर और कंपाइलर है उसके द्वारा किया जाता है। कुछ लैंग्वेज के अंदर है असेंबलर यूज होता है, कुछ के अंदर है कंपाइलर यूज होता है। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर है वो यहाँ पर हो सकता है रहेगा। अब यहाँ पर हमें कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं इसका भी थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो इसको समझने के लिए है, ये क्लास है थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, इसके अंदर है बहुत डिटेल में आता है, वो कंप्यूटर साइंस में आता है, हम यहाँ पर इतना नहीं जाएंगे। हम बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू के थ्रू समझ लेते हैं कि जो ज़्यादातर जो कंपाइलर है वो कौन यूज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज करती हैं और लो लेवल लैंग्वेज है वो असेंबलर यूज करती हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है उनका यहाँ पर आउटपुट मशीन कोड के अंदर होता है, ये लो लेवल के अंदर है वो याद पर होता है। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है वो यहाँ पर जो अपने हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्शन है उनका ज़्यादा बढ़िया से होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ये इसलिए बनाई गई है कि ह्यूमन के साथ में यहाँ पर इजीली है उनको डील कर पाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम है वो निकलवा सके, उनका हार्डवेयर के साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा कम हो रहता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप असेंबलर और कंपाइलर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है वो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर कंप्यूटर का सिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आई क्यू, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर, और थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है वेरेसिलिटी, डिलीजेंस। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है वो यहाँ पर गिवन है। आई क्यू है, आई क्यू क्या है, आई क्यू मतलब यहाँ पर ह्यूमन आई क्यू होती है। अब ह्यूमन जैसी आई क्यू है उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हमें देखने को मिलती है क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपका क्या हो गया गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवार ठहराना। अब कंप्यूटर को आप किसी गलती के लिए यहाँ पर जिम्मेवार ठहरा सकते हो क्या, नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पर ये भी आप उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं होगा। वर्सेटिलिटी, अब ये तीसरा ऑप्शन है। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वर्सेटिलिटी का मतलब यहाँ पर एक टास्क है इसके अंदर है यहाँ पर परफॉर्म है करना है। परफॉर्म मतलब कई सारे टास्क हैं, वर्साइल टास्क है मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं इसके अंदर है, इसका यूज किया जा सकता है। तो ये बात सही है कि नहीं है, ये बात सही है क्योंकि कंप्यूटर का यूज है अपन बैंकिंग के फील्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंस के अंदर भी यूज होता है, डिफेंस के अंदर भी यूज होता है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी यूज होता है, हर किसी के अंदर है यहाँ पर यूज होता है। डिलीजेंस, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, डिलीजेंस मतलब ये थकता है क्या कंप्यूटर, मतलब थकता है या फिर काम चोरी करता है क्या, नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन है ये क्या हो गया सही हो गया, यहाँ पर डिलीजेंट है मतलब यहाँ पर अपना काम के लिए परफेक्शन है वो इसके अंदर है आपको देखने को मिलता है, जो काम इसको दिया गया है वो काम है यहाँ पर करता है। जैसे कॉपी का बोला तो यहाँ पर कॉपी करेगा, कोई ऑटोमेशन आपने लगा के छोड़ दिया कि हाँ हर संडे को यहाँ पर आपको इस कैंडिडेट को ईमेल भेजना है, तो वो हर संडे भेजेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी है कि वो बीच में किसी संडे कहेगा कि नहीं इस संडे तो मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा, मेरे को कुछ काम आ गया था मैं और कहीं चला गया। ह्यूमन के अंदर तो हमें जनरली ऐसा देखने को मिल जाता है, पर इसके अंदर है डिलीजेंस है वो हमें परपेचुअल है टाइम के अंदर है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पर सही है, पर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि नॉट ए वैलिड कैरेक्टरिस्टिक, तो फर्स्ट और सेकंड है इसका वैलिड कैरेक्टरिस्टिक है नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कियोस्क मशीन से, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क मशीन है, इसके अंदर है कौन सी वैलिड कैटेगरी है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब फ्री स्टैंडिंग कियोस्क मशीन है और एक दूसरा दे रखा है वॉल माउंटेड कियोस्क मशीन। अब ये दोनों होती क्या है, अब जैसे फ्री स्टैंडिंग है जैसे आपको यहाँ पर एक एटीएम बॉक्स की तरह है, ऐसे स्टैंडिंग बॉक्स के अंदर है आपको मशीन देखने को मिलती है, उसके अंदर है आप कुछ भी इनपुट डालते हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट है वो उसका देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लो कि शॉपिंग टाइप में एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर है कोल्ड ड्रिंक्स रखी रहती है, चिप्स है, कुरकुरे रखे रहते हैं। तो एयरपोर्ट्स पे मेट्रो स्टेशन पे आपको मेट्रो सिटीज़ के अंदर है आपको देखने को मिल जाता है।
तो उसके अंदर है आप अमाउंट डालते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो और प्रोडक्ट है नीचे से निकल के आ जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? फ्री स्टैंडिंग कियोस्क मशीन का हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वॉल माउंटेड कियोस्क मशीन। अब ये क्या होती है, जैसे वॉल के ऊपर है, यहाँ पर आपको लगी हुई देखने को मिल जाती है बहुत जगह, जिसके अंदर है अटेंडेंस का भी यहाँ पर का आपको काम है वो देखने को मिल जाता है, या फिर आपको मीटिंग फिक्स करनी है तो वो आपको शेड्यूल टाइप करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे पेशेंट्स का यहाँ पर नंबर है, डॉक्टर्स के अंदर है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पेशेंट का नंबर है वो यहाँ पर शो किया जाता है, पेशेंट की अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर फिक्स की जाती है। तो ये सभी की टाइप की कियोस्क मशीन है वो यहाँ पर वैलिड है दोनों टाइप की। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, यहाँ पर दोनों की यहाँ पर वैलिड कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें फिर से देखने को मिलता है NTFS से। इसका क्वेश्चन है वो पहले भी आ चुका है। तो इसके अंदर है फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम्स इन NTFS कैन बी अप टू फिलिंग द ब्लैंक्स कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन। अब क्या कह रहा है कि NTFS फाइल सिस्टम है वो हमने देखा कि मेनली ज़्यादातर है वो विंडो के अंदर देखने को मिलता है, पर यहाँ पर जो सपोर्ट है उसका लिनक्स के अंदर भी देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, वो हमने पहले ही यहाँ पर देखा था। अब इसके अंदर कह रहा है कि जिसके अंदर हम यहाँ पर जो भी फाइल बनाते हैं, फाइल का एक नाम रखते हैं, फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का एक नाम रखते हैं, तो उस फोल्डर के नाम की जो लेंथ है यहाँ पर, या फिर कहें कि जो फाइल बनाते हैं, फाइल के जो नाम की लेंथ है वो कितनी होती है, और उसके फाइल के नाम की लेंथ में क्या आगे आपको एक्सटेंशन भी इंक्लूड करना है। जैसे आपके यहाँ पर फाइल है, यहाँ पर आप कुछ भी फाइल होती है, a.mp4 फाइल होती है मान लो आपकी a.mp4, तो डॉट के बाद में ये जो .mp4 है ये आपका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। ये भी आपको इंक्लूड करना है। तो इसके अंदर है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इससे ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके अंदर है ऐसे नाम, हम कितना लंबा नाम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इसके अंदर है जो वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर 255 कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर वैलिड है। इतना बड़ा नाम है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी आप अपना कंप्यूटर सिस्टम है वो खोलिए और इससे बड़ा नाम है वो लिखने के बाद ही ट्राई कीजिए। कोई भी फाइल क्रिएट करिए, उसका नाम है आप इतना लंबा लिखिए कि यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए, और फिर उसको फाइल को यहाँ पर इंटर मार के सेव करने की कोशिश करिए। वो फाइल का नेम है वो वैलिड ही नहीं होगा, सेव ही नहीं होगा। खुद आप अपने सिस्टम के अंदर कर चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बस ये आपको यहाँ पर ये रखना कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की लिमिट है वो यहाँ पर सही से काउंट है, यहाँ पर होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस दैट रिक्वायर्ड द बॉल टू बी रोटेट मैनुअली विद ए फिंगर फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है कर्सर है, जैसा कि हम सभी को पता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है कर्सर है, उसको मूव करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? माउस का यूज लेते हैं, या फिर लैपटॉप है तो हमारे पास लैपटॉप के अंदर है इनबिल्ड टच पैड आता है उसका यूज लेते हैं। अब कह रहा है कि हमें उसका यूज नहीं लेना है, एक ऐसा डिवाइस का यूज लेना है जिसके अंदर बॉल हो, बॉल को हम रोटेट करें तो वो कर्सर है वो यहाँ पर मूव हो, तो उस डिवाइस का क्या नाम होगा ये पूछा है। तो बाल हमें वैसे ही यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं पता है तो भी आप यहाँ पर इसके ऑप्शन के अंदर देख सकते हो कि इसी ऑप्शन के अंदर है बॉल का यूज किया जा रहा है, ट्रैक बॉल। तो यहाँ पर वैसे भी आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। अगर इसका फोटो की बात करें तो आप देखो कि ये कुछ ऐसे माउस टाइप का ही यहाँ पर होता है, इसके अंदर ये बॉल होती है, जैसे इसको रोटेट करोगे अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, मतलब किसी भी 360 डिग्री एंगल है इसके अंदर आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो वैसे ही आपका कर्सर है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर है हिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से इसके डिवाइस से इसको क्या वो कहेंगे, हम यहाँ पर बोलते हैं ट्रैक बॉल। तो इसको यहाँ पर ट्रैक बॉल है उसको यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कर्सर को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट से बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बोथ DRAM एंड कैच मेमोरी हैव द सेम एक्सेस स्पीड। अब इसमें हमें बोल रहा है कि यहाँ पर जो DRAM होती है और कैच मेमोरी होती है दोनों की स्पीड है वो यहाँ पर सेम होती है।
अब इस ऐसी बात नहीं है, जो कि यहाँ पर डी रैम की अगर बात करें तो डी रैम है एक टाइप की रैम होगी। अगर कैच मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर कैच मेमोरी है वो यहाँ पर फास्ट होती है, जिसके अंदर अगर हम यूज करें तो यहाँ पर आज के टाइम के अंदर यूज करें तो एस रैम को यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी महंगी भी आती है। क्योंकि आप जैसे यहाँ पर प्रोसेसर वगैरह अगर कुछ बाई करने जाओगे तो उसके अंदर आपको कैच मेमोरी है, किसी के अंदर 12 MB देखने को मिलेगी, किसी के अंदर है वो 24 MB देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप यहाँ पर कैच मेमोरी को आप इंक्रीज करोगे तो प्राइस है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो एस रैम है ये बहुत थोड़ी महंगी आती है, नॉर्मल रैम से यहाँ पर महंगी आती है। क्योंकि जो चीज़ अगर महंगी मिल रही है तो उसकी कुछ तो खासियत होगी, इसीलिए तो महंगी मिल रही है, लोग उसको बाई कर रहे हैं। एस रैम की खासियत ये होती है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कैच मेमोरी फास्ट होती है, तो आपके प्रोग्राम से उनको जल्दी से लोड करती है। तो यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि यहाँ पर दोनों की स्पीड है वो आपको सेम होती है। डी रैम है वो स्लो होती है, यहाँ पर कैच मेमोरी है वो यहाँ पर फास्ट होती है। डी रैम है मतलब ये आपकी जो नॉर्मल वाली रैम है, ये जैसे आपके लैपटॉप के अंदर 2 GB रैम आती है, 5 GB रैम, 5 GB तो नहीं आती, 5 GB हाँ आप वैसे कर सकते हो, 4 GB की स्लाइड या 1 GB की एक स्लाइड करके ऐसे 5 GB उसको बना सकते हो। पर जनरली कंपनी की तरफ से आपको 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB ऐसी ही रैम्स हैं वो देखने को मिलती है। तो उनके अंदर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो ये रैम होती हैं ये होती हैं आपकी डी रैम होती है, और जो कैच मेमोरी होती है वो आपकी एस रैम होती है। तो इसलिए ये आपका जो पहला आंसर है वो क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है कि बोथ एस रैम एंड डी रैम कैन बी यूज्ड एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। अब ये कह रहा है कि दोनों को यहाँ पर आपको मेन मेमोरी के अंदर है वो यूज कर सकते हैं। हाँ ये बात सही है कि आप कर सकते हो, भले करते नहीं हो, क्योंकि एस रैम है ये फास्टर है, एस रैम फास्टर है, बहुत मेन मेमोरी है। अब अभी हमने देखा कि डी रैम है वो तो आपकी जो नॉर्मल है 2 GB, 4 GB, 8 GB होती है, उसके अंदर होती है। मेन मेमोरी के अंदर तो कौन होता है, डी रैम होती है। एस रैम किसके अंदर यूज होती है, कैच मेमोरी के अंदर यूज होती है। पर आज ऐसा नहीं कि आप उसको डी रैम की जगह यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर आपकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की हाई कॉस्ट पड़ जाएगी, और उसका जो आउटपुट है वो आपको इतना कॉस्ट के रेस्पेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए उसको यूज किया नहीं जाता, पर कर सकते हैं। करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथ है, जैसा रन करना चाहिए वैसा रन करेगा, काम करेगा। बस आपकी कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसलिए ये बात तो सही है, पर बस यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज इसको नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो गया। तो इसका आंसर सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाता। अब इसके अगर हम रैम के थोड़े से क्लासिफिकेशन भी देखें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी आप इस डायग्राम के अंदर है देख सकते हो कि जैसे रैम होती है, रैम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एस रैम और डी रैम। डी रैम के अंदर है जैसे कि हमें ये देखने को मिलती हैं, कंप्यूटर के अंदर आप देखोगे तो आपको DDR3, DDR4, DDR5 है। जैसे आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो उसके अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली अभी लेटेस्ट के अंदर है आपको DDR3, 4, 5 है, यही रैम है आपको देखने को मिलती है। ये पुराने वाले कंप्यूटर्स थे ज़्यादा, उनके अंदर है आपको DDR1 और DDR2 रैम है वो देखने को मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। 23 से क्वेश्चन हैं वो हमें थोड़े से अलग टाइप के फॉर्मेट के अंदर देखने को मिले हैं। एक पैसेज टाइप में ही आप समझ सकते हो कि ये पैराग्राफ टाइप में एक इमेज है, MS वर्ड की हमें दे रखी है। इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो देखने को मिले। फिर ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन है, एक एक्सेल की इमेज है वो गिवन है, उससे रिलेटेड हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे पैसेज टाइप में क्वेश्चन हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो इनसे भी ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर टफ क्वेश्चन हैं वो नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन के अंदर। हाउ मैनी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हैव बीन यूज्ड इन द गिवन सैम्पल पैसेज। सैम्पल पैसेज है जो कि नीचे गिवन है, इसके अंदर है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है के अंदर है कौन सा, कितने पैसेज के अंदर है वो यूज किया गया। अब इंडेंटेशन है वो क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर एक स्पेस की दबाते हो तो आपकी थोड़ी सी जगह हो जाती है, फिर दूसरी दबा दो और जगह, थोड़ी तीसरी पे ऐसे ऐसे जगह हो जाती है। पर जैसे ही आप यहाँ पर टैप प्रेस करते हो तो आपका कर्सर है यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा 3 से 4 स्पेस की यहाँ पर जगह है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। उसी को एक इंडेंट है वो बोला जाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है उसी को यहाँ पर बोला जाता है। तो अभी इसके अंदर है आप देखो कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से हो रहा है, पर ये जो पैसेज है ये देखो यहाँ से स्टार्ट ना हो गए यहाँ से हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर इंडेंट हमें देखने को मिल गया था।
इसके अंदर भी यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से जैसे होना चाहिए बाकी सभी लाइन के अंदर वैसे ही, तो खाली एक ही पैसेज है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन कितने में यूज हुआ है, हाउ मैनी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, तो मतलब खाली एक ही जगह अपने को देखने को मिला है। तो ऐसे ही यहाँ पर एकदम सिंपल सा हुआ है, बस आपको ये देखने की यहाँ पर ये खाली जगह कितने पैसेज के अंदर है आपको देखने को मिल रही है, ओनली एक के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे काउंट करना है, खत्म कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द गिवन सैंपल डॉक्यूमेंट्स कंटेन ए ड्रॉप कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टैब्स इन द MS वर्ड 2016 कंटेन दिस फीचर। अब इससे भी आपको देख के घबराना नहीं कि हमें तो 2016 का फीचर्स का पूछा हुआ है, हमने तो 2007 का पढ़ा है, किसी ने कहेगा मेरे को 2014 का आता है, किसी कोई कहेगा मैंने तो एकदम 365 लेटेस्ट पढ़ा है। तो आपको ज़्यादातर जो कॉमन क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो ऐसे ही फीचर्स का यूज किया जाता है जो कि सभी के अंदर है, आपको कॉमन देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे हमें ड्रॉप कैप है, वो नीचे पैराग्राफ में तो दिखाई नहीं दे रही, पर इसके अंदर है वो क्या कह रहा है कि एक ड्रॉप कैप है, वो हमें नीचे पैराग्राफ में है, फर्स्ट पैराग्राफ में है, उसको हम यहाँ पर कौन से मेन्यू से लगाएंगे। अब कोई भी इमेज है, आर्ट्स है, वो हमें अगर डालनी है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसके लिए यूज होता है इंसर्ट का, यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका इंसर्ट मेन्यू होता है उसी के अंदर से आप यहाँ पर टेबल है वो डाल सकते हो, पिक्चर है डाल सकते हो, क्लिप आर्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो आपकी डलती हैं, कहाँ से डलती हैं, मतलब बाहर से अपने को इंपोर्ट करनी है तो वो इंसर्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के अंदर है वो सभी फंक्शंस हैं आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सैंपल डॉक्यूमेंट्स is designed using a two column format. Which of the following menu tab in MS Word 2016 contain this feature? अब यहाँ पर देखो ये पूरा पेज है, इसके अंदर है ये आपका कॉलम 1 है, फिर ये कॉलम 2 है, यहाँ पर दो कॉलम सिस्टम है, ये बनाया गया है। तो इस दो कॉलम सिस्टम को यहाँ पर बनाया गया है, तो इस दो कॉलम सिस्टम को बनाने के लिए यहाँ पर कौन से मेन्यू टैब का यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये देखो कि आप ये देखो कि ये पेज आपने तो टेक्स्ट लिखा था, फिर इसके अंदर है पेज का लेआउट है वो ही चेंज हुआ है, मतलब पेज की व्यू स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर किसके अंदर देखने को मिलती हैं, लेआउट के अंदर देखने को मिलती हैं। लेआउट के अंदर है आपको और क्या देखने को मिलता है, जैसे आपको पेज की साइज है A4 से A3 करनी है, A2 करनी है, हॉरिजॉन्टल करना है, लैंडस्केप करना है, ओरिएंटेशन पेज का बदलना है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ इमेज के अंदर भी सकते हो कि लेआउट के अंदर है, जैसे 1 है आपको देखने को मिलता है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, ऐसे आप यहाँ पर बना सकते हो। लेफ्ट में भी राइट में भी, लेफ्ट राइट में जैसे आपके यहाँ पर कई बार है जैसे वन वर्ड्स वाले होते हैं, वन यहाँ से लिखा रहता है, फिर यहाँ पर उसका आंसर है इस साइड में चिपका रहता है, ये आपका लेफ्ट से राइट हो गया। इस टाइप से यहाँ पर इंडेंटेशन हैं टाइप में ही बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर पेज के अंदर है कॉलम्स को मैनेज किया जाता है यहाँ पर लेआउट सेक्शन के अंदर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या है कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ थर्ड पैराग्राफ इज अंडरलाइन विद डबल लाइन। अब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया, ये आपका थर्ड पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर है डबल अंडरलाइन किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इन MS Word 2016 कैन बी यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद द डबल लाइन। अब यहाँ पे हमें ये पूछा है कि डबल अंडरलाइन को करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसा कि हम सभी को यहाँ पर पता है Ctrl+U का तो यूज किया है कि आपको अगर सिंगल अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए यहाँ पर Ctrl+U का यूज किया जाता है। अब कुछ सोचेंगे कि यहाँ पर Ctrl+U का मैं 2 बार यूज कर लेता हूँ डबल अंडरलाइन आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक बार Ctrl+U दबाओगे अंडरलाइन आएगी, दूसरी बार Ctrl+U दबाओगे तो वो अंडरलाइन हट जाएगी, डबल अंडरलाइन नहीं आती है उससे। तो डबल अंडरलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल अंडरलाइन के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और डी है, तीनों का कॉम्बिनेशन है वो यूज करना पड़ेगा, उससे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अगर इसी कॉम्बिनेशन का अगर आप वापस यूज करोगे तो डबल अंडरलाइन है वो हट जाती है। शॉर्टकट कीज में मैक्सिमम में आपको यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको एक बार दबाने से वो फंक्शन ऑन होता है, दूसरी बार दबाने से वो फंक्शन है वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है MS Excel से।
एक्सेल से पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है हमसे कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एम एक्स एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल की जो फॉर्मूला है उसका पूछा गया है कि एक्सेल के अंदर एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है, कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ वो स्टार्ट किससे होगा, इक्वल से स्टार्ट हमेशा होगा। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो इक्वल सेलिंग B1 और 10 ओवर द सैंपल वर्कशीट। अब सैंपल वर्कशीट के अंदर अगर ये फॉर्मूला लगाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इतना हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाया गया है। अब सेलिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप सभी ने यहाँ पर राउंड ऑफ किया होगा। जैसे आप मान लो कि 5.6 है, इसका एक डिजिट के अंदर है, आप राउंड ऑफ करते हो एक डिजिट के अंदर, तो यहाँ पर इसको क्या बना देते हो, 7 बना सकते हो। 5.4 है, इसको क्या बना देते हो, 5 बनाते हो। तो इसके अंदर तो आप क्या लॉजिक लगाते हो कि हाँ भाई 5 से ऊपर है तो अपर साइड में ले लेना है, 5 से नीचे है तो हमें लोअर साइड में ले लेना है। नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम यही करते हैं। पर यहाँ पर सेलिंग का मतलब है यहाँ पर आपको हमेशा अपर साइड में लेना है। जैसे आपको यहाँ पर अगर 5.1 भी गिवन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका 5.6 है, इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। और इसका आंसर है यहाँ पर 5 था, पर इसका आंसर हमेशा ही 5.6 होगा। चाहे आपका 5.99 है तो भी यहाँ पर आपका 6 आंसर होगा, 5.01 है तो भी आपका 6 आंसर होगा सेलिंग के केस में। तो मतलब सेलिंग के केस में क्या करना है कि आपको अपर साइड में यहाँ पर लेना है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब किसका लेना है, B1 का। अब B1 ये कॉलम हो गया, B1 1 क्या होगी, रो होगी, ये रो होगी। तो यहाँ से अपना कौन सा आ गया, मतलब ये 45 को बोल रहा है। तो अब अपने को क्या करना है, सेलिंग लेना है, मतलब यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, अपर साइड में 45 का करना है। और यहाँ पर एक डिजिट का नहीं करना, 10th का करना है। तो मतलब 10th डिजिट का मतलब 10 के मल्टीपल में करना है। अब 10 के मल्टीपल में आप इसका ये बताओ कि अब राउंड ऑफ है इसका, 40 भी होगा 50 भी होगा, इतना तो आपको पता है 40 होगा या फिर 50 होगा। पर हमें क्या करना है, सेलिंग करना। सेलिंग के केस में क्या होता है कि जो डिजिट है उससे अपर केस में ही अपने को लेना है। तो यहाँ पर 40 अगर लेंगे तो वो लोअर केस में हो जाएगा। हमें सेलिंग करना है। सेलिंग जब फ्लोर करेंगे ना, एक दूसरा फॉर्मूला और होता है जिसके अंदर अपन फ्लोर का बोलते हैं। अब फ्लोर के केस में क्या होता है, सेलिंग का जस्ट उल्टा होता है। सेलिंग के केस में हम क्या ले रहे हैं, जस्ट अपर साइड में ले रहे हैं। और यहाँ पे फ्लोर के केस में क्या लेंगे, जस्ट लोअर साइड में। तो इसी का अगर 45 10 का अगर फ्लोर करेंगे तो आंसर क्या होगा, 40 होगा। इसका अगर फ्लोर निकाला तो, अगर सेलिंग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्योंकि अपने को अपर साइड में लेना है 10 का मल्टीपल। तो 10 का मल्टीपल अपर साइड में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 50 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि विच इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग द वैल्यू 213। तो यहाँ पर 213 है, यहाँ पर कौन सी सेल के अंदर है हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर हमें 213 है, तो ये कौन सा हो गया, ई। और इधर से देखा तो कौन सा हो गया, 5। तो हमारा जो सेल का रेफरेंस है वो क्या हो गया, E5 हो गया। E5 हो गया। तो आप हमेशा ये देखना कि जो सेल का रेफरेंस है इसके अंदर है, इस ये जो खड़े वाले हैं, ऐसे वाले हैं, ABCD वाले हैं, इनको बोला जाता है कॉलम्स। और ये जो नंबर्स वाले जो यहाँ पे हैं इनको बोला जाता है रोज। तो सबसे पहले कॉलम लिखा जाता है, फिर उसका रोज लिखा जाता है। तो मतलब ये हमेशा क्या होगा, E5 होगा। अब 5 ही है, इसको तो आप क्रॉस ही कर दो, ये तो होगा ही नहीं। पर ये E5 है, ये क्या है कि रिलेटिव एड्रेस है। रिलेटिव एड्रेस है, जैसे मान लो कि आप एक्सेल के अंदर है, प्लस का फॉर्मूला तो पता होगा सभी को कि जैसे इक्वल टू लिखा, एक सेल प्लस में दूसरी सेल, इससे आपका प्लस का आ जाता है। जैसे मान लो कि आपको इन दोनों का प्लस करना है, तो यहाँ पर ये इसको रेफरेंस दोगे इक्वल टू, प्लस में ये यहाँ पर मान लो ये आपका एक और कॉलम था इसके अंदर है, आपने इसका ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इस कॉर्नर को पकड़ के आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो इस सेल के अंदर है, इसका प्लस आ जाएगा। और इन दोनों का प्लस है वो आपको इस सेल के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपने तो दिया तो रेफरेंस इसका था, पर वो जैसे ही आपने ड्रैग किया तो वो रेफरेंस भी यहाँ पर नीचे से गया, एक पॉइंट है। तो ये आपका रेफरेंस है वो क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या पूछा है कि अब्सोल्यूट पूछा है। तो अब्सोल्यूट है, किसी भी एड्रेस को अब्सोल्यूट करने के लिए हमें F4 दबाना होता है। जो फंक्शन की होती है F4, उसको अगर दबाते हैं तो ये F4 रिलेटिव की बजाय अब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो उसको ओपन करिए, एक्सेल चलाइए, उसके अंदर किसी भी सेल को है वो आपको रेफरेंस लेना है, उसके अंदर है, फिर आपको क्या करना है कि F4 दबाना है। F4 जैसे ही आप दबाओगे तो ये डॉलर का साइन है वो आपको
यहाँ पर कॉलम का जो नाम है इसके आगे और पीछे लग जाएगा। अब उससे क्या होगा कि आपका कॉलम है वो फिक्स हो गया। जैसे ही आप फॉर्मूले को यहाँ पर ऐसे ड्रैग करोगे तो ये आपका जो सरकेगा नहीं, मतलब इस सेल के अंदर है, इन दोनों का अगर आपने एब्सोल्यूट कर दिया तो इन दोनों का सम है यहाँ पे दिखेगा और यही सम आपका सभी जगह नीचे दिख जाएगा। तो ऐसे इसलिए एब्सोल्यूट एड्रेस है वो उसको यूज किया जाता है। जैसे एक फिक्स वैल्यू को अपने को सारे कॉलम्स के अंदर है यूज करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है कि उस सेल को हमें एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो वो सेल रेफरेंस है वो नीचे खिसक जाएगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट विल हैपन इफ यू सेलेक्ट द सेल B2 टू D2 एंड क्लिक ऑन ऑटोसम। अब पूछा है कि हमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है B2 से, मतलब B और 2, यहाँ से लेके हमें कौन सी सेल को सिलेक्ट करना है D2, D और 2, इसको सिलेक्ट यहाँ पर करना है। तो इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करने से क्या होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ऑटोसम का यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। ऑटोसम अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि इसको 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 इन दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करके, इससे जो नेक्स्ट खाली सेल है ये वाली, इसके अंदर है वो सम यहाँ पर फिल कर देगा। तो ये सेल का रेफरेंस कौन सा है, E2। E2 के अंदर है कितना आ जाएगा, 10 + 20 = 30। तो यहाँ पर सेल E2 विल कंटेन 30, तो ये हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑटो सम आप जैसे ही करोगे तो उससे जो नेक्स्ट खाली सेल होगी उसके अंदर है आपका ऑटो सम है वो अप्लाई हो जाएगा और इन सभी का सम है वो आपको उसके अंदर है देखने को मिल जाएगा। तो बस यही काम है इसके अंदर है करना था। इसके अंदर बोला हुआ है C2 के अंदर दिखेगा, नहीं C2 के अंदर कहाँ, उससे जस्ट आगे वाले सेल के अंदर है वो हमें देखने को मिलता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल फॉर्मूला का रिजल्ट है वो क्या होगा, एक्सेल फॉर्मूला है तो इक्वल से स्टार्ट होगा। अभी ये क्या आ रहा है, फ्लोर पूछा है B5 का और 16 का। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर है सेलिंग देखा था। सेलिंग के अंदर है क्या होता था कि हमें राउंड ऑफ करना होता है, पर वो राउंड ऑफ अपर साइड में हमें लेके चलना है। और फ्लोर का केस क्या होता है, फ्लोर के केस में हमें राउंड ऑफ तो करना होता है पर वो हमें डाउन की साइड में राउंड ऑफ करना होता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर क्या है 16, B5 16 दे रखा है, तो यहाँ पर पहले हमें 10 दे रखा था, तो 10 के मल्टीपल में हमें राउंड ऑफ करना था। अब यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 के मल्टीपल में ही राउंड ऑफ करना है, पर यहाँ पर डाउन साइड में करना है। अब B5 की वैल्यू क्या है, B तो ये रहा और 5 ये रहा, तो B5 की वैल्यू क्या होगी, अब 35 होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्लोर निकालना है 35 का और यहाँ पर जो है वो डिजिट है 16। 16 के रेफरेंस में यहाँ पर मल्टीपल चेक करते हुए 35 का रेफरेंस निकालना है। तो देखो 16 हो गया, 16 का डबल 32, 48। अब ये देखो 35 ये कहीं बीच में आएगा। अब अगर हमें इसका है, अगर सेलिंग निकालना होता तो आंसर हो जाता 48, अगर फ्लोर निकालना है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। तो इसका सही आंसर कितना हो गया 32 हो गया। तो हमने यहाँ पर डिटेल में देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिटेल में समझा है, उनके लॉजिक्स को समझा है और उनकी पिक्चर्स को यहाँ पर जिनकी पॉसिबल हो चुकी है उनकी पिक्चर्स फॉर्मेट में यहाँ पर हमने देखा है। सभी क्वेश्चंस को 1 से लेकर 30, वैसे तो हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, पर इन 30 क्वेश्चनों से आपके यहाँ पर 90 to 100 क्वेश्चंस हैं वो आराम से क्लियर हो सकते हैं। और जैसे ही हमें एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आया है उन सभी को डिटेल में समझा, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई और कॉन्सेप्ट आया तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। साथ में आपको दूसरे सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट का, सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर डिटेल एनालिसिस वीडियो है, प्रीवियस ईयर्स का विद सॉल्यूशन है, पिक्टोरियल फॉर्मेट में। आप चाहते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट का चाहते हो, हिंदी का चाहते हो या फिर इंग्लिश का चाहते हो, मैथ का या फिर इंग्लिश का चाहते हो, कौन से जीके का है, किस भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पर चाहते हो उस सब्जेक्ट का हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। जिस सब्जेक्ट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी उस सब्जेक्ट का भी सीरीज है वो चालू कर दी जाएगी। और यहाँ पर कंप्यूटर की अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वो भी आपको वीडियो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है, दोनों जगह को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, क्योंकि दोनों जगह आपको यहाँ पर क्विज हैं, यहाँ पर आपको जीके के क्विज हैं और इंग्लिश के क्विज हैं, वो आपको दोनों जगह देखने को मिल जाते हैं। यूनिक क्विज हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उससे क्या हो गया, आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप है वो बूस्ट कर सकते हो, आपकी एग्जाम के अंदर है हेल्प मिलेगी। तो दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें।
If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.